हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज शॉर्ट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। इसमें आपको समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि किसी भी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो कैसे बिहेव करता है, किसी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो कैसे बिहेव करता है। इसमें आपको किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है, ठीक है। इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ठीक है। और हम कैपेसिटेंस के कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म इसके अंदर, और इसमें मैंने आपको बताया था बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हो लाइक दिस, दिस इज पॉजिटिव एंड हेयर सम नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन लाइक दिस विच इन एयर, ओके। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आप क्या रखते हो, एक कंडक्टर रखते हो। और अब हम इसके अंदर यही तो पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं भाई हम, दिस इज द बिहेवियर। हम बिहेवियर पढ़ना चाह रहे हैं, और वो क्या है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इसमें हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस तरफ क्या हो जाएगा, बोलो, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इस तरफ क्या हो जाएगा, बोलो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ओके। तो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ है, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर फिलहाल नेट चार्ज क्या था, इसका 0 था, लेकिन इंडक्शन की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज इधर और इसका पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाता है, ऐसे फैल जाता है। और हम इसके अंदर देखते हैं कि इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई, हम इसको ऐसे लिखेंगे ई इंड्यूस्ड। और ये आउटर साइड पॉजिटिव से नेगेटिव या एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले ये नहीं रखा गया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखेंगे, ई नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी हो गई भाई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट। तो जब हम इसके बीच में एक कंडक्टर रखते हैं, तो इस कंडक्टर के रखने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। तो आपको पता है जब नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे डेवलप हो जाता है, तो दिस इज हायर पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड करंट फ्लो करता है, तो इसके अंदर यहां से यहां करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जनरेट हो जाएगी, और आउटसाइड के अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे। तो इस केस के अंदर हम यह निकालना चाहते हैं कि अब जब हम एक कंडक्टर को रखते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो ये कैसे बिहेव करता है। तो आप यहाँ देखोगे कि ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट कर लेता है, प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। वो कितनी करता है, ये डिपेंड करता है कि ये कंडक्टर, ठीक है, या इंसुलेटर है या क्या है, ठीक है। हालांकि हम तो पढ़ क्या रहे हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बताया था कि इसके अंदर जो चार्ज है, कौन सा चार्ज, जो इंड्यूसिंग है, मतलब जो इसको इंड्यूस कर रहा है, इज इक्वल टू जो चार्ज है इंडक्शन, इंड्यूस्ड हुआ है। देखो ये इंड्यूसिंग मतलब करने वाला। यहाँ ये आपने आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, अप्लाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इंड्यूसिंग, आप ये दे रहे हो चार्ज, और ये क्या है, इंड्यूस्ड, जो इसके ऊपर जनरेट हुआ है, ओके। तो आप बताओ कंडक्टर के केस के अंदर ये किसके लिए होता है, डू यू नो, दिस इज फॉर कंडक्टर। ये किसके लिए वेरीफाई होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, कंडक्टर के लिए अप्लाई होता है कि इंड्यूसिंग और इंड्यूस्ड क्या होगा, बराबर हो। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर माना कि आप इधर से इसको दे रहे हो 10 कूलम और इधर से कितना है, -10 कूलम। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं नेगेटिव, सारे को क्या कर लेगा, इट विल एक्यूमुलेट टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ दिस कंडक्टर, और इसके जो पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे कंडक्टर के इस तरफ चले जाएंगे। कहने का मतलब जितना आपने इसको इधर दिया है उतना ही इस तरफ आ जाता है, और जितना आपने इसको इस तरफ दिया है, पॉजिटिव दिया है, तो इसका नेगेटिव सारा का सारा इधर आ जाता है इन केस ऑफ कंडक्टर। और यदि यही इंसुलेटर होता तो क्या होता, आपको पता है इंसुलेटर के अंदर चार्ज कैरियर्स आर नॉट दैट मच फ्री टू मूव,
तो वो जो इंसुलेटर के अंदर चार्जेस हैं वो इसकी बाउंड्री तक, सरफेस तक नहीं आ पाते, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग नहीं है, बीच में कंडक्शन नहीं है, इसलिए वो यहां से यहां ऐसे ट्रेवल नहीं कर पाते। वैसे हम बात किसकी कर रहे हैं? कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जितना चार्ज इधर दोगे नेगेटिव का 10 कूलम, तो इधर डेवलप हो जाएगा प्लस का 10 कूलम। आप इधर को प्लस का 10 कूलम दे रहे हो तो इस तरफ क्या डेवलप हो जाएगा? माइनस का 10 कूलम। कहने का मतलब जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी दी है उतनी ही इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इसके अंदर, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन फर्क क्या है? आपने आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन ई नोट। व्हाट इज ई नोट? जब एयर या वैक्यूम। और यहां अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस तरफ दी, इंड्यूस्ड किस तरफ होगी? इस तरफ। तो आप बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई नेट क्या हो जाएगा बताओ भाई? ई एयर के अंदर, वैक्यूम के अंदर, माइनस क्या हो जाएगा? ई इंड्यूस्ड। आई बात समझ में भाई? ये आपने इस तरफ दी और इंड्यूस्ड इस तरफ होगी, तो सीधी सी बात है हम यहाँ क्या करेंगे? इसका वेक्टर सम करेंगे। अब ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, देखो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। अब यहां ये देखना है कि इंड्यूसिंग चार्ज बराबर है, इंड्यूसिंग इज इक्वल टू इंड्यूस्ड, जितना इंड्यूस हुआ है और जो इंड्यूसिंग जो करने वाला जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कहोगे दिस इज इंड्यूसिंग कह सकते हो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूसिंग करने वाली है, या कह सकते हो इसको आप क्या कह सकते हो? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्लिक क्या कह सकते हो उसको आप? इंड्यूसिंग। वो किसके बराबर होगी बताओ? दिस ई इंड्यूस्ड, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में प्रोड्यूस हुई है, जनरेट हुई है, वो इन दोनों के क्या होगी? इक्वल होगी। ये केवल इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन क्या होगी? इसकी अपोजिट होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन मैंने यहाँ यूज करी ही है। तो बताओ, जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? इसके अंदर क्या होगा? ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप बताओगे ई नेट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बात हमने किसकी बताई? बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपने क्या रखा था? यहाँ क्या रखा था? कंडक्टर रखा था। अब आपने यहाँ क्या रख दिया? इंसुलेटर। ओके, अब आप ही मेरे को बताओगे कि अब इसमें क्या होगा। चलो, मैंने बातों बातों में शायद इंसुलेटर का भी कहने की बता दिया था। अब मेरे को बताओ कि अब इंसुलेटर के केस के अंदर क्या होगा? टेल मी, बताओ भाई। इंसुलेटर रखा, इंसुलेटर रखते क्या होगा बताओ? इंसुलेटर जैसे ही रखेंगे तो इंसुलेटर रखने की वजह से आपको पता है इंसुलेटर के अंदर भी चार्ज तो इधर भी डेवलप होंगे, बट आर नॉट दैट मच। शायद थोड़े से इसके अंदर कम हो जाएं, इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो थोड़े कम हो जाएं, ठीक है। तो जो जरूरी नहीं है कि जो -10 कूलम दिया था वो इधर भी प्लस का 10 कूलम ही जनरेट हो सकता है 8 कूलम हो। इधर आपने जो चार्ज दिया था 10 कूलम, जरूरी नहीं है कि माइनस का 10 कूलम इधर हो सकता है थोड़ा सा कम हो, जैसे -8 कूलम एंड प्लस का 8 कूलम। तो कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ? इंसुलेटर के अंदर जो इंड्यूसिंग बॉडी है, मींस विच इज इंड्यूसिंग, जो इंड्यूस कर रही है, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आप दे रहे हो, ठीक है, अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो किसके? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड चार्ज। तो यहाँ आप कंडक्टर के अंदर तो ये बात लिखिए, अब यहाँ आप किस केस के अंदर बात लिखोगे बताओ भाई? इन केस ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होगा बताओ? इंसुलेटर के अंदर क्या होगा? इंसुलेटर के अंदर क्या होगा बताओ? इंसुलेटर के अंदर जो इंड्यूसिंग है वो जरूरी नहीं है किसके बराबर हो? बोलो, इंड्यूस्ड के बराबर। तो आपको पता है इंड्यूस्ड ऑलवेज ग्रेटर देन द इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड कभी भी उतनी बन ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि ये इंसुलेटर है, और इंसुलेटर के अंदर आप क्या बताओगे? बताओ, इंसुलेटर होगा तो इंसुलेटर के अंदर क्या होगा? ये जो चार्जेस हैं वो उतना ही इसकी सरफेस पे नहीं आ पाएंगे जितना आपने अप्लाई किया है। तो इसलिए इंड्यूसिंग ज्यादा रहेगी, अप्लाइड हमेशा ज्यादा रहेगी, इंड्यूस्ड थोड़ी बहुत कमी रहेगी, क्योंकि ये चार्जेस हैं वो इसके सरफेस पे नहीं आ पाएंगे। तो आप यहाँ ये बात लिखोगे। जब आप ये बात लिखोगे तो अब
आप ये नहीं कह सकते हो कि दोनों बराबर हैं, क्योंकि अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आगे बताओ भाई, ई नेट इज इक्वल टू ई जीरो, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन, ये क्या होगा बताओ भाई, वैक्यूम या एयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या बताओ, क्या ये जीरो आएगा, बताओ। दिस इज अप्लाइड, ठीक है, और ये इंड्यूस्ड है, तो बताओ क्या ये जीरो आएगा, क्योंकि पहली बात ये दोनों बराबर है ही नहीं, बराबर नहीं है। और बड़ा कौन सा है, ये इंड्यूसिंग, जिसको हमने क्या लिख रखा है, अप्लाइड या इंड्यूसिंग, या जो हम ई एयर या वैक्यूम के अंदर, जो पहले यहाँ इंसुलेटरी कंडक्टर कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन रहेगी इंड्यूस्ड है। इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसलिए जब आप इसको घटाओगे तो जरूरी नहीं है जीरो आए, ठीक है। वो क्या आएगा, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा। और ये जो ई नेट आई है, इट कुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये बात समझ में आएगी नहीं, आपको मैंने बताया बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे आप इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ये बातें वहां आपको यूज करनी पड़ेगी कैपेसिटेंस के अंदर, तो ये बताना जरूरी था। अब हम इसके बाद देखते हैं एक टॉपिक इंपॉर्टेंट, जो हम बोलते हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। ओके, तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को आपको समझना है अच्छे से कि भाई कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। ओके, तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेंस देखते हैं इसके अंदर। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो ये जो टॉपिक बहुत ही जरूरी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, उससे पहले आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं कि हमने देखा शुरुआत में जब ये कैपेसिटेंस वगैरह डेवलप नहीं हुआ था, ये सब डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये देखा गया कि हम एनर्जी को बाद में यूज करें फॉर लेटर यूज, तो हम एनर्जी को बाद में यूज नहीं कर पाते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमें सन से एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, हमने वो एनर्जी पानी गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए विद हेल्प ऑफ सोलर कुकर, ऐसे हम सन को एनर्जी को इस फॉर्म में यूज कर लेते थे। ऐसे ही हवा को हम यूज कर लेते थे फॉर द हम चलाते थे, जब एक जगह से दूसरी जगह शिप को जाना होता था, एक देश से दूसरे देश को शिप से जाना होता था, समुद्र के रास्ते, ओशियन वगैरह इन सभी से, तो हम ये देखते थे कि हम उसके अंदर अपनी जो नौका होती थी उसके ऊपर एक अलग से पर्दा, बड़ा सा पर्दा ऐसे लटका देते थे। और ये पर्दा क्या करता था, ये पर्दा ऐसे बड़े से पर्दे ऐसे ऐसे लटका देते थे, ऐसे ऐसे पर्दे। तो क्या होता था, जब इसको एयर लगती थी और जैसे इसके ऊपर एयर प्रेशर एक्सर्ट करता था, तो ये जो नौका है, ये जो नाव है, ये उसी तरफ चल पड़ती थी, ठीक है। तो उस समय हम जो एनर्जी मिलती थी, हम उस एनर्जी को उसी टाइम यूज कर लेते थे। अब हमें जाना इधर हो, लेकिन हम किस हिसाब से जाएंगे, किस हिसाब से जाएंगे, जिस तरफ क्या है भाई, जिस तरफ हवा का बहाव है, जिस तरफ एयर का फ्लो है, हम उस तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारा कुछ था कि हम एनर्जी को बाद में फॉर लेटर यूज नहीं कर पाते थे, ठीक है। हम उस एनर्जी को जिस समय जो मिला, हम उस एनर्जी को उसी समय यूज कर लेते थे, ठीक है। तो मैंने ये आपको एग्जांपल बताया, लेकिन अब हमें जरूरत ये पड़ी कि सूरज सुसान है, वो दिन में तो चल जाता है काम, लेकिन रात को हमें लाइट की जरूरत पड़ी, आई बात समझ में। तो हमें यहाँ लाइट की एनर्जी की जरूरत पड़ी रात को। अब क्या करें, कहीं ना कहीं हमें दिन वाली एनर्जी को स्टोर करना था, समझ आई बात, कहीं ना कहीं हमें दिन वाली एनर्जी को स्टोर करना था। ऐसे ही हमें यहाँ देखा कि हमें जाना ईस्ट की तरफ है और हम किसी वजह से एयर के फ्लो की वजह से वेस्ट की तरफ चल रहे हैं, तो हमें जाना ईस्ट की तरफ चाहिए था, ठीक है। तो लेकिन अब इसका मतलब हमें जो एनर्जी मिल रही है वो कुछ ऐसे मिल रही है, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, वो जो आ रही है हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। हमें अब अपने हिसाब से मैनेज करना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी जिस तरफ एयर चाहिए उधर नहीं मिल रही है, तो क्या करें, हमें कहीं ना कहीं ऐसा काम करना है कि हमें जिस तरफ चाहना है उस तरफ के लिए एनर्जी को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई बात समझ में, बैटरी में
या कहीं जैसे तैसे करके आप उस एनर्जी को स्टोर कर लोगे। जैसे उस एनर्जी को स्टोर कर लोगे, कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, या जब भी, जहां भी, जैसे भी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, तो आप अपने मर्जी से विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, भाई मोटर चला के एनर्जी स्टोर कर रखी है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। ओके, ऐसे ही आपको रात को चाहिए लाइट, तो रात को लाइट चाहिए, तो रात को लाइट कैसे आप करोगे कि जैसे तैसे करके रात को, दिन को एनर्जी को कंज्यूम करके कहीं ना कहीं स्टोर कर लो उसको, उस स्टोर एनर्जी को हम रात को यूज कर सकते हैं। तो ये उस समय बहुत बड़ी इन्वेंशन हो गई थी कि भाई हम ऐसा कुछ करें कि एनर्जी को कहीं ना कहीं स्टोर कर सकें। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए। ओके, तो अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मिली जिसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। ओके, और इस कैपेसिटेंस से यहां ये निकल के आया कि अब जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, मैंने क्या बोला कि अब जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज क्या करता है, इकट्ठा करता है, अकुमुलेट करता है, और अब हम उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं और उसको और चार्ज देते हैं, उस चार्ज को हम कंप्रेस्ड वे में उसको स्टोर कर लेते हैं। समझ आई बात? हम किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, और हम इसको मैक्सिमम चार्ज इसके अंदर स्टोर कर लिया। कब तक? जब तक कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी का चार्ज का लॉस ना करे। इससे पहले तक हमने क्या कर लिया, इसको मैक्सिमम चार्ज दे के कंप्रेस्ड वे में, चार्ज को कंप्रेस्ड वे में स्टोर कर लिया। तो अब यहां जो किसी भी कंडक्टर की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है, चार्ज को अकुमुलेट करना, चार्ज को स्टोर करना, और यही प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं भाई? इसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। समझे बात? व्हाट इज कैपेसिटेंस? सिंपल वर्ड में हम कैपेसिटेंस किसको कहते हैं? जैसे कैपेसिटी, किसी भी चीज की कैपेसिटी का मतलब ये है, जैसे इस कमरे की कैपेसिटी की बात हुई तो हम ये कहेंगे भाई इसके अंदर कितना वॉल्यूम, कितनी एयर या कितना वाटर कंटेन हो सकता है, ये इसकी कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कैपेसिटेंस का मतलब यहाँ ये है कि आप किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज अकुमुलेट कर सकते हो, कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो, ये इसकी कैपेसिटेंस हो जाती है। ओके, तो यहाँ आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज को स्टोर करना, ये जितनी कैपेसिटी तक स्टोर करता है, ठीक है, ये इसकी कैपेसिटेंस हो जाती है। ठीक है, द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ओके, ये इसकी कैपेसिटेंस हो जाती है। और जो कंडक्टर स्टोर करता है चार्ज को, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटेंस एंड व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर एक कोई ऑब्जेक्ट हो गया है, एंड कैपेसिटेंस द प्रॉपर्टी, ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी हो जाती है, कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये बात को आप थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। ओके, तो अब हम इसके बाद इसको नोट करते हैं कि भाई कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होती है। ओके, तो अब यहाँ आपको समझना है व्हाट इज कैपेसिटेंस। ओके, थोड़ा सा कैपिटल लेटर्स में लिखना है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेंस क्या होता है। ओके, व्हाट इज कैपेसिटेंस? तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है कैपेसिटेंस, कि भाई अब हमें यहाँ एनर्जी स्टोर करनी है, चार्ज को स्टोर करना है। ठीक है, आपका बताओगे इट इज द, बोलो, प्रॉपर्टी। ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, अ सब्सटेंस, टू होल्ड, होल्ड करना, होल्ड द चार्ज, ये चार्ज को होल्ड करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दिस इज कैपेसिटेंस। ठीक है, और आप इसको ये भी कह सकते हो कि इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, एक बार तो चार्ज को होल्ड कर ले, फिर होल्ड करने के बाद क्या करना आपको, भाई चार्ज एक बार स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद क्या चाहिए, बाद में जैसे दिन में चार्ज स्टोर कर लिया, तब रात को क्या चाहिए, इसको बैकअप चाहिए ना, या फिर उसको रिसीव्ड बैक कर सकते हैं। एंड ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज एंड
कैन बी रिसीव्ड बैक, इसको हम बाद में रिसीव्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि बाद में एक बार चार्ज दिया, उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको बाद में इस चार्ज को वापस, ठीक है, यूज कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? कैपेसिटेंस। तो अब किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी बात समझ में आई क्या होता है कैपेसिटेंस, और इसको सिंबल डिनोट करते हैं सी से। तो इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकली आपको बताता हूं। मैथमेटिकली क्या समझोगे इसको आप? ओके, मैथमेटिकली आप इसको समझोगे कि कैपेसिटेंस को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्यों किसी भी कंडक्टर को क्या दे रहे हो, चार्ज दे रहे हो। इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, चार्ज को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ओके, ये चार्ज को क्या कर रहा है भाई, होल्ड कर रहा है। तो क्यों दे रहे हो, तो जैसे क्यों दोगे तो इसकी वजह से क्या बढ़ता जाएगा, इसका पोटेंशियल। बात समझ में आई? तो ये मैथमेटिकली आप उसको सेंटेंस में लिख लोगे कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, इसका चार्ज। तो कहने का मतलब जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हो, इसकी वजह से क्या बढ़ता जाएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। बट इसके अंदर यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी साइन कहीं ना कहीं आना चाहिए, और वो प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या आ जाएगा बताओ, Q इज इक्वल टू यहाँ सी वी। तो यहाँ कैपेसिटेंस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को होल्ड करने में मदद करती है। ये प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से चार्ज होल्ड होता है, और इस C को हम क्या लिखेंगे, Q डिवाइड बाय V। तो मैथमेटिकली आपको कैपेसिटेंस क्या मिल गया बताओ भाई, कैपेसिटेंस क्या मिल गया आपको? आप बताओगे मैथमेटिकली, आप बताओगे कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, चार्ज यूज्ड कंज्यूम्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं इसे भाई, कैपेसिटेंस। इसे हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं भाई, कैपेसिटेंस। ओके, अब हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म ये पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है। ओके, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, वैसे तो हम कह सकते हैं इसकी यूनिट क्या बन गई है, व्हाट इज Q, कूलाम, व्हाट इज वोल्टेज, V, वोल्टेज हो गया, तो कूलाम पर वोल्टेज कैपेसिटेंस। इस C को आप कंफ्यूज नहीं होना है, दिस C, ये C क्या है बताओगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस C का मतलब आप कूलाम ना समझ लेना, ये C क्या है, दैट इज जो क्या है कैपेसिटेंस। इसे ही हम क्या नाम देते हैं, यही क्या है कैपेसिटेंस। तो इसको बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है, ठीक है। तो ये C कूलाम नहीं है, ये इसकी जो ऐसा यूनिट होगी चार्ज की वो कूलाम है। तो कूलाम पर वोल्टेज देखा जाए तो इसकी एक यूनिट ये भी हो जाती है, पर हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं, और जो प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं वो प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, फराड, फैराड। ओके, क्या इसकी प्रैक्टिकल यूनिट ये फराड। ओके, तो आप कह सकते हो कैपेसिटेंस 1 फैराड, चार्ज 1 कूलाम एंड व्हाट इज 1 वोल्ट। तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज 1 फैराड। आपसे पूछा जाए डिफाइन 1 फैराड, 1 फैराड को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे 1 फैराड को बताओ भाई, आप बताओ 1 फैराड को कैसे डिफाइन करोगे, बताओ भाई 1 फैराड को कैसे डिफाइन करोगे, बताओगे आप बताओगे, व्हेन 1 कूलाम चार्ज is used to increase 1 volt potential known as that capacitance is known as 1 farad। सिंपल था, समझ में आया 1 फराड क्या होता है। अब इसके बाद हम इसके कुछ इसके और जो सिंपल कुछ और सिंपल देखते हैं। इसकी कुछ क्या होता है बताओ, हम भी कोई भी जब नई चीज सीखते हो तो हम क्या करते हैं,
ऐसा यूनिट निकाल ली, अदर यूनिट निकाल ली। 1 फराड बराबर किसके बराबर होगा, 1 फराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। आपने ये चीज निकाल ली इसके अंदर। फिर इसके बाद क्या करते हैं बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। चलो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय वी। तो अब बताओ इसकी क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्यू का क्या यूज करोगे, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्यू। भाई चार्ज किसके बराबर होता है, करंट इनटू टाइम, ए इनटू टी। और पोटेंशियल का क्या निकालोगे बताओ भाई, पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है W बाय क्यू। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसको मैं अभी इतना ही रखता हूँ, ये क्यू पोटेंशियल क्या होता है W बाय क्यू, तो ये क्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो कह सकते हो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय W। अब शायद आपके लिए निकालना आसान होगा। भाई W का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ml स्क्वायर t माइनस 2, और क्यू का क्या होगा a स्क्वायर t स्क्वायर। ओके, और W क्या होगा ml स्क्वायर t माइनस 2। ओके, अब इसके अंदर इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो क्या होगा वही m माइनस 1, और बोलो l माइनस 2, t माइनस 2 ऊपर जाके t प्लस का 4 हो जाएगा, और a का 2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है भाई, m माइनस 1, l माइनस 2, t4, a 2, बिल्कुल सही है। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये नॉर्मल चीज़ें तो हम करते ही हैं। ठीक है, कोई भी हमें स्पेशल नई क्वांटिटी मिली है तो इस नई क्वांटिटी के अंदर हम क्या देखते हैं, ऐसा यूनिट 1 फराड बराबर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके ऐसा यूनिट तो हम प्रैक्टिकल यूनिट इसके क्या यूज करते हैं फराड, और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, m माइनस ओ, ये सब देख सकते हो आप। अब हम इसके अंदर इसकी कुछ अदर प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं, और मैं आपको बताऊं ये चीज आपको यहाँ जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही यूनिट्स आपको बार बार यूज करने को मिलेंगी, और वो है प्रैक्टिकल यूनिट्स। इसके अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या बताओगे इसके अंदर। सबसे पहले मैंने फराड बता दिया, फराड से सबसे छोटा आता है मिली फराड, तो मिली कितना होगा 10⁻³ फराड। उसके बाद आप बताओगे ये सिंबल माइक्रो फराड, माइक्रो। ठीक है, और ये देखो दिख रहा है सिंबल माइक्रो, 10⁻⁻6 फराड। ऐसे नैनो फराड, हालांकि ये बहुत कम यूज करते हैं, ज़्यादातर हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो पता होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, नैनो फराड। और ऐसे ही पिको फराड, 1 माइक्रो, 1 पिको, 1 नैनो। ऐसे ही एक और यूनिट आती है जिसे बोलते हैं 1 पिको फराड और 10⁻12 फराड। तो हम ज़्यादातर एक तो ये यूज़ करेंगे, और आपको ये, ठीक है, ये भी प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स में आपको कम ही मिल सकता है, और वैसे न्यूमेरिकल बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमें तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कुछ भी निकालने को दे सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम ये दो ज़्यादा यूनिट ज़्यादा यूज़ करते हैं, माइक्रोफेराड एंड पिकोफेराड। लेकिन पता होना चाहिए नैनो एंड में, तो स्मॉल एन फॉर नैनो एंड स्मॉल एम फॉर मिली एंड कैपिटल एम फॉर मेगा, कैपिटल के फॉर किलो। लेकिन वो यूनिट यहाँ यूज नहीं होंगी, आपको मैं बता दूं, इसके अंदर वो यूनिट बिल्कुल भी यूज नहीं होंगी। कौन सी, किलो फराड एंड मेगा फराड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली ये यूनिट भी बहुत बड़ी यूनिट है। माइक्रो आपको जरूर लिख रखा है, लेकिन ये यूनिट भी बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, प्रूव करूंगा। समझ में आ गया भाई, समझ में आया। ये मैंने क्या बताया, मिली फराड 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻6, मिली में -3, माइक्रो में 10⁻⁻6, नैनो -9, पिको 10⁻12। ओके, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर आप एक चीज और नोट करोगे कि ये जो कैपेसिटेंस है, क्या बोला मैंने, ये जो कैपेसिटेंस है किस पे डिपेंड करेगी बताओ भाई, ये कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगी। आपको होगी सर क्यू पे डिपेंड करेगी, क्यू बढ़ाओगे तो सी बढ़ाओगे। आपको होगी सर ये कैपेसिटेंस वी पे डिपेंड करेगी। ये देखने से मैथमेटिकली जरूर आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपको यहाँ ये बताना है कि एक्चुअल कैपेसिटेंस के अंदर ना तो ये चार्ज पे डिपेंड करती है और ना ये किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस पे, बल्कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है वो आपको समझना है। अब देखो देखने से क्यू और वी पे जरूर लग रहा है आपको कि भाई इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पर ये इन दोनों पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है।
बल्कि ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, आप बताओगे साइज एंड शेप, साइज ओब्लिक शेप, साइज ओब्लिक शेप ऑफ कंडक्टर। कि भाई बड़ा कंडक्टर होगा तो ज्यादा चार्ज अक्यूमुलेट कर पाएगा, ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर पाएगा। भाई ज्यादा बड़ा कमरा होगा तो ज्यादा कैपेसिटी होगी इसकी कोई भी चीज स्टोर करने की, ठीक है। तो यहां ये समझना है चार्ज ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि बड़ा कमरा था, बड़ा कंडक्टर था, बड़ा साइज था, शेप था, इसकी वजह से इसकी कैपेसिटेंस बढ़ सकती है। तो ज्यादा साइज, शेप ऑफ कंडक्टर, ये इसकी वजह से डिपेंड करता है। और दूसरा क्या बताओगे, एक तो ये बताओगे, दूसरा बताओगे इसके अंदर कि द मीडियम, ठीक है। आप यहां एक बात और बताओगे, मीडियम अराउंड ए कंडक्टर, ठीक है। और जिसे हम क्या नाम देते हैं, मीडियम अराउंड द कंडक्टर। और यहां हम इसके अंदर एक नाम देते हैं मीडियम के अंदर एक प्रॉपर्टी, और बताओ क्या नाम देते हैं, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। ये किसी एयर की बात है, ये किसी मीडियम के अंदर इसकी परमिटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ओके। और इसके अंदर एक बात और बताओगे कि द सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट अराउंड, ठीक है, द मीडियम ये बता दिया, या कोई कंडक्टर नियर बाय द कंडक्टर which is going to be used for storage। कहने का मतलब कि इसके अंदर जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं स्टोरेज के लिए, उस स्टोरेज के कंडक्टर के पास यदि कोई दूसरा सब्सटेंस रखते हैं, कोई कंडक्टर रखते हैं, तो इसकी वजह से उसकी कैपेसिटेंस के अंदर भी फर्क पड़ सकता है। तो मैंने आपको ये सब बताया, कैपेसिटेंस वगैरह, और ये सब बताया मैंने आपको। कैपेसिटर क्या होता है, मैं हल्का सा फिर रिपीट कर देता हूँ। भाई कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज को एक्युमुलेट करना, इकट्ठा करना, ये कैपेसिटेंस हो जाती है किसी भी कंडक्टर की। ज्यादा कम कब करेगा, डिपेंड करेगा शेप साइज कैसा है, डिपेंड करेगा कि ये सभी क्या है। कैपेसिटेंस का सिंबल के तौर पर हम सी यूज करते हैं, इसकी जो प्रैक्टिकल यूज पे हम क्या यूज करते हैं, फैराड, और इसके मैंने ये सब कुछ पार्ट्स बताए, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, ओके। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो यदि कोई हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटेंस कैसे पता करेंगे, ओके। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो देखो अब यहां हम एक प्रैक्टिकल इसका यूज देख रहे हैं कि भाई अब हम इसका यूज कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो भाई इधर देखो आप, स्फेरिकल कंडक्टर कुछ ऐसा होगा, ओके, और इसके अंदर कुछ चार्ज ऐसे हम स्टोर करना चाह रहे हैं, ओके। जो यहां से यहां तक की आर रेडियस पे है, आर डिस्टेंस, आर रेडियस का एक स्फेयर है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है। और इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी, ठीक है। और यहाँ हमें इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, तो आप वो पता है कैसे निकालना होता है। ये डिस्टेंस आर है। तो अब हम सबसे पहले इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज करते हैं, और आपको पता है फॉर्मेलिटीज आपको करना अच्छे से आता है। फॉर्मेलिटीज क्या करोगे बताओ, फॉर्मेलिटीज क्या करोगे आप बताओगे। इसके अंदर वी आर गिवन ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ओके, ऐसे सब बता दोगे आप इसके अंदर, ये सब बता दोगे कि नहीं, ठीक है। हैविंग चार्ज क्यू, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज क्यू, ये सब आप बता दोगे इसके अंदर। हियर वी हैव टू डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ क्यू क्या है इसके अंदर, बताओ भाई क्यू क्या है इसके अंदर, चार्ज एनक्लोज्ड है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है, ये बता दोगे इसके अंदर। और उसके अंदर बताओगे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो आप जो चार्ज देते हो इसको, तो इस चार्ज की वजह से, जैसे आपने इसको चार्ज दिया, तो इस चार्ज देने की वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ा है, ये वो पोटेंशियल होगी। अब हमें यहाँ निकालना है इसकी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, सीधा सा फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, Q डिवाइड बाय B,
ठीक है। तो क्यू क्या है इसके अंदर, जो चार्ज इनक्लोज्ड है। यहाँ हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट दिस, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता है ये स्फीयर और इस स्फीयर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने लास्ट टॉपिक यही तो पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एट आर डिस्टेंस अपार्ट। तो पोटेंशियल मैंने आपको बताया था, और वो क्या होता था बताओ, के क्यू एंड कैपिटल आर। यहाँ आर डिस्टेंस दूर पे, यहाँ चार्ज इसके अंदर कितना इनक्लोज्ड है, क्यू। तो इसको आप एक और लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड आर। इतना समझ में आया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए। और उसके बाद आप बताते हो इसके अंदर दिस कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय, देखो इसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो अब बताओ क्या करें इसके अंदर, इस क्यू से ये क्यू कट जाता है, और बताओ अब ये कैपेसिटेंस में क्या बन जाएगा, ये सारा का सारा जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो वो हो जाएगा डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको ऐसे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, ओनली 4 पाई एप्सिलॉन की। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। जो भी नोट हो, हमें यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू में बार बार यूज नहीं करना है। एंड 4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा बताओ भाई, इसका उल्टा हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹। तो आप इसकी जगह क्या यूज करोगे, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। और जो भी नोट है इसकी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा इसके अंदर, हियर इज आर, जो इसकी रेडियस है, जितना रेडियस का ये स्फीयर है, हम इसके अंदर इसकी क्या निकाल सकते हैं भाई, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो अब मैंने कहा था, क्या बताया था मैंने आपको, कि इसके अंदर मैंने बताया कि हम जो ज्यादा यूनिट यूज करेंगे वो माइक्रोफेराड, नैनोफेराड या पिकोफेराड यूज करेंगे। हम मिली या ओनली फेराड यूज नहीं करेंगे। आप कहे 1 फेराड, चलो हम सोच के देखो कि 1 फेराड यूज क्यों नहीं कर रहे हैं आप, सर मिली, माइक्रो या पिको फेराड क्यों यूज कर रहे हो। चलो बात करते हैं प्रैक्टिकली। हम यहाँ ये देखते हैं कि 1 फेराड इज ए वेरी बिग यूनिट। देखो यहाँ टॉपिक ये बनता है 1 फेराड इज ए बिग यूनिट, ठीक है, या कह सकते हो लार्ज यूनिट है। ये चीज कैसे प्रूव करेंगे कि ये लार्ज यूनिट है, तो यहाँ हम इससे देखते हैं भाई। देखो हमने ये देखा कि ये बड़ी यूनिट कैसे है, चलो चेक करते हैं। यहाँ देखो कैपेसिटेंस माना कि कितनी है 1 फेराड इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कितना है R, ठीक है। R देखा तो ये ऐसे कैसे क्या आ जाएगा 1F डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ओके। तो ये तो 1 का 1 है ही, एंड व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹। तो आपको यहाँ R देखो, जब प्रैक्टिकल जब इसको न्यूमेरिकल टाइप यूज करते हो तो यहाँ फैराड और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी यूनिट क्या होती है, आप इससे को लेना जरूरत है। आप इसकी यूनिट अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से चेक करोगे, यहाँ R। तो ठीक है, क्या लिखोगे इसकी जगह वैल्यू क्या होगी 1/4 एप्सिलॉन क्या होता है 9 × 10⁻⁹, और ये जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी इतने मीटर। तो सोचो इतना बड़ा स्फीयर बनाना पड़ेगा आपको, 1 फराड कैपेसिटेंस बनाने के लिए आपको इतना बड़ा स्फीयर छोटा थोड़ी है। 9 × 10, यदि इसको किलोमीटर में करते हो तो भी 9 × 10⁶ किलोमीटर। आप सोच सकते हो कितना बड़ा रेडियस होगा। ये तो अर्थ की रेडियस से भी बड़ा हो गया है ना, अर्थ की रेडियस से भी बड़ा हो गया है, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि नहीं। तो इसलिए इतना बड़ा स्फीयर बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इतना बड़ा स्फीयर बनाएंगे कैसे, तो इसलिए आप बताओगे दिस मच रेडियस ऑफ स्फीयर इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये इतना बड़ा स्फीयर बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम 1 फराड यूज ना करके क्या यूज करें 1 मिली फराड। चलो 1 मिली फराड होता तो क्या होता,
माना कि ये सारे चीज यही हो गया, मैं 1 मिली फराड करूँ, 1 मिली फराड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो वही बात करता, आर इज इक्वल टू मिली फराड 10⁻³ और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता, और फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बताओ, 9 × 10⁻³ अभी भी रेडियस कितनी आती, 9 में से 3 घटाओ, 9 × 10⁻6 मीटर, अभी भी तो बहुत बड़ी है भाई, अभी भी देखो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻3, अभी भी ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। कहने का मतलब अभी भी देखो जाओ तो 9 × 10⁻3 किलोमीटर, तो अभी भी देख सकते हो 9000 किलोमीटर हो गया है अर्थ के रेडियस से। अर्थ की रेडियस कितनी है 6400 मीटर, 6.4 किलोमीटर, तो ये दूसरे बड़ा है, इतना बड़ा स्फीयर नहीं बना सकते ना, देखा जाए तो ये भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए हम यहाँ देखते हैं ना तो 1 फैराड ना 1 मिली फैराड, तो हम यहाँ क्या यूज करें 1 माइक्रोफैराड। और 1 माइक्रोफैराड कैसे यूज करेंगे बताओ, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रो क्या लिखेंगे -6, जब यहाँ -6 होगा तो यहाँ भी -6, -9 + 9 -6 कितना हो जाएगा बोल लो, कितना हो जाएगा केवल 3। तो देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत हम सोच सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर का स्फीयर बनाना पड़ेगा, क्या बनाने के लिए 1 माइक्रोफैराड यूज करने के लिए इतना करना पड़ेगा। तो 9 किलोमीटर भी काफी बड़ा होता है, पर इतना 9 किलोमीटर तो सोच सकते हैं, लेकिन 9000 किलोमीटर ये तो सोच नहीं पाएंगे, इतना बड़ा कोई स्फीयर बनाए कि अर्थ के साइज से भी बड़ा कोई स्फीयर बनाए, तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अब यहाँ पिकोफैराड लो, तो पिकोफैराड सबसे बेस्ट होगा, और पिकोफैराड के लिए देखो मैं यही बदल देता हूँ 1 पिकोफैराड, ओके 1 पिको में कितना होता है 10⁻12, 10⁻12 यहाँ रखोगे कितना 10⁻12, तो +9 -12 कितना हो जाएगा -3, तो कह सकते हो ये कितना हो जाएगा बताओ भाई, ये हो जाएगा देखा जाए तो 9 mm, इतना छोटा सा स्फीयर बना ले 9 mm, बहुत ही छोटा 9 mm का स्फीयर बनाए, तो हाँ ये थोड़ा बहुत बना सकते हैं, छोटा तो बना सकते हैं, लेकिन बड़ा इतना ज़्यादा बनाना मुश्किल होता है। तो यहाँ ये बात आप ध्यान रखोगे कि मैंने आपको बताया 1 फैराड इज ए लार्ज यूनिट क्यों है सर में। और यहाँ देखो इसके अंदर एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ हमने इसके अंदर क्या यूज किया है मीडियम के तौर पर एयर, यदि आप कोई दूसरा मीडियम यूज करते तो उसके हिसाब से इसकी वो बदल जाती। देखो भाई ये देखो, बट दिस एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर, एयर की जगह आप कोई दूसरा मीडियम यूज करते तो क्या होता, फॉर एग्जांपल हम दूसरा मीडियम यूज कर रहे हैं, तो यही कैपेसिटेंस क्या हो जाती है बताओ फॉर एनी मीडियम, ये मीडियम के लिए आप क्या बताओगे, किसी मीडियम के लिए यही कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बोलो 4 पाई एप्सिलॉन आर, एंड व्हेन एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, ठीक है, इन एनी मीडियम। और आपको पता मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज के कप्पा, क्या बताया था मैं, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दिस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, समझ में बात। तो अब इस एप्सिलॉन की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, दिस कैपेसिटेंस विल बी क्या हो जाएगा बोलो 4 पाई एप्सिलॉन की जगह रखो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको फर्दर आप और क्या लिख सकते हो बोलो, एप्सिलॉन की जगह के बाहर ले आओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो व्हाट इज दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कैपेसिटेंस है, और ये कैपेसिटेंस कौन सी है, एयर या वैक्यूम, तो आप यहां लिख सकते हो C नॉट, ठीक है। तो अब ये कैपेसिटेंस क्या है, किसी मीडियम में है, कितना हो जाएगा के टाइम्स, इसकी जगह क्या रखते हो C नॉट, आई बात समझ में। तो कहने का मतलब यहां कैपेसिटेंस बढ़ती है या घटती है जब आप इसके बीच में कोई मीडियम रखते हो, बोलो बताओ। आप पहले क्या था एयर था, अब आपने इसके बीच में कोई दूसरा मीडियम रख दिया, तो बताओ इस मीडियम रखने की वजह से इसकी कैपेसिटेंस घटेगी या बढ़ेगी। आपको पता होना चाहिए के की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जहां पानी का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 80 या 81, कई अलग बुक में अलग रखा होता है 80 आप मान सकते हो,
तो अब इसकी डायरेक्टरी कांस्टेंट पानी एयर की जगह वाटर यूज करते हैं तो 80 यूज करेंगे तो 80 टाइम्स हो जाएगा ना, तो डायरेक्टरी कांस्टेंट के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब आप इसके अंदर क्या यूज करोगे, इसके अंदर आप यूज करोगे कि यदि आप इसके अंदर किसी मीडियम को इंसर्ट करते हो तो इस स्फीयर की, इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, अब इसको कोई चीज मिल गई है जो चार्ज को और ज्यादा एकोमुलेट कर सके, चार्ज को और ज्यादा स्टोर कर सके। पहले केवल इसके अंदर क्या था, एयर था, तो इतना ज्यादा स्टोर नहीं कर पाया था। और वैसे भी आपको पता है एयर का के वैल्यू क्या होती है, अबाउट 1। ठीक है, तो अब कहने का मतलब यहाँ एक और कंक्लूजन निकल गया है कि कैपेसिटेंस बढ़ती है। ठीक है, यहीं से एक कंक्लूजन निकल गया है कि कैपेसिटेंस बढ़ती है जब आप किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, मीडियम की जगह आप क्या यूज करते हो, कोई दूसरा मीडियम यूज करते हो एयर की जगह। ठीक है, तो उससे इसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है। और यहीं से आपको एक और इंपॉर्टेंट टर्म मिल गई है, बोलो क्या, अभी अभी आपने क्या निकाला है, बताओ भाई। दिस कैपेसिटेंस इक्वल टू K टाइम्स C नॉट। व्हाट इज C नॉट? कैपेसिटेंस इन एयर। एंड व्हाट इज C क्या है यहाँ भाई, कैपेसिटेंस इन मीडियम। तो आप K इज इक्वल टू क्या सकते हो, C डिवाइडेड बाय C नॉट। ओके, तो यहाँ एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया है, एंड दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन एनी मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन एयर, और ये डायरेक्टरी कांस्टेंट। तो आपने पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो आपके पास देखो, इससे पहले मैं यहाँ एक चीज सारी चीज एक मैं बना देता हूँ एक उसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या क्या पढ़ा था, फोर्स इन एनी मीडियम टू द फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन एनी मीडियम का रेशो किसके बराबर होता था, डायरेक्टरी कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम का रेशो क्या होगा, बोलो भी क्या होगा इसका रेशो, क्या होगा इसका रेशो, क्या होगा, डायरेक्टरी कांस्टेंट। और एक और चीज निकलती है, पोटेंशियल इन एयर या वैक्यूम टू डिवाइड बाय पोटेंशियल इन एनी मीडियम, आप ये भी कह सकते हो। और अभी अभी ताजा आपके पास बन के आया है, ये निकल के आया है, तो आप यहाँ ये चीज लिख सकते हो। कमाल की बात है, यहाँ फिर दोबारा वही चक्कर खा जाओगे। कह सकते हैं 4 क्वेश्चन देके और 4 ऑप्शन देके और आपसे कह सकते हैं कि बताओ के बराबर कौन सा है। आपको फर्स्ट पार्ट दे दें एफ नॉट बाई एफ एम, दूसरा दे दें ई नॉट बाई ई एम, तीसरा दे दें क्या भाई, क्या बताओगे इसके अंदर, बोलो वी नॉट अपॉन वी एम, और तीसरा क्या दे दें, सी अपॉन सी नॉट। यहाँ कैपेसिटेंस के अंदर ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ ये देते हैं सी नॉट अपॉन सी। ठीक है, और बताएं कि बताओ इनमें से कौन सा विच इज नॉट डायरेक्टरी कांस्टेंट, इसमें से डायरेक्टरी कांस्टेंट कौन सा नहीं है। तो आपको ये तो एक ऐसा लग रहा है, तो इसमें मुश्किल है, सभी में नोट 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 ऊपर है, नीचे क्या है, मीडियम मीडियम मीडियम। ठीक है, तो कौन सा सही होगा बताओ भाई, नॉट, विच इज नॉट, कौन सा नहीं है, तो क्या बताओगे आप, ये वाला। बल्कि हमने तो ये पढ़ा है इसके अंदर, ये क्या होता है बताओ, सी अपॉन सी नॉट। ठीक है, तो इसका ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन तो हो भाई, एमसीक्यू में आ जाए तो वहाँ एटलीस्ट चक्कर तो नहीं खाओगे। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ डायरेक्टरी कांस्टेंट का मैंने 4 टर्म्स ये सब बताया, आपको बताया है। ठीक है, समझ में आया, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं ये किसका निकाला, कैपेसिटेंस किसकी निकाली, वही हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकाली। अब हम निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ की कैपेसिटेंस निकालते हैं, और फिर चेक करना चाहते हैं कि अर्थ कितना चार्ज होल्ड कर सकता है कि नहीं। भाई देखो, आपने यहाँ एक नया टॉपिक समझा, तो क्या आप मेरे को निकाल सकते हो अर्थ की कैपेसिटेंस क्या होगी। चलो, पहले बात तो आपको पता होना चाहिए, अर्थ हम क्या मान लेते हैं, ऑलमोस्ट स्फेरिकल मान लेते हैं। रेडियस को हम कांस्टेंट, और वो रेडियस कांस्टेंट कितनी मान लेते हैं, ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर। ठीक है, इतना ही है कि नहीं, इतना है, इतना रखते हैं हम। और अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस निकालते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पहली बात तो अर्थ कैसा है, स्फेरिकल है, तो एक प्रकार से
स्फेरिकल कंडक्टर मान लेते हैं। ऑफ कोर्स चार्ज तो फ्लो इसमें भी होता है, तो आप इसको कह सकते हो, ठीक है, 4πε0, ठीक है। आर की जगह क्या रखोगे, 6400×10⁻3, ठीक है, मीटर। और 4πε0 की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया ना, 4πε0 की वैल्यू क्या करोगे, ये देखो यहाँ, ये कितनी होती है, 9 × 10⁹, तो ये उल्टा करोगे तो कितना होगा, 1/9 × 10⁹। तो भाई कितना हो जाएगा, चलो चेक करो, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसको लिखोगे 1/9 × 10⁹, इसको लिख सकते हो 6.4। बोलो आगे क्या लिखोगे, 10⁻³ इसके और 10⁻³ इसके, तो कितने हो गए, 10⁻9 पक्का, 10⁻6। तो इसमें आप जब इसको काटते हो तो इसके कितने बच जाएंगे, 1/9 × 10⁻3 6.4। इसको आगे किस में यूज कर लोगे, मिली के अंदर यूज कर लोगे भाई, 10⁻³ एंड 6.4 डिवाइड बाई 9। तो जो भी काटने पे जो भी आता है बताओ कितना बनेगा, अबाउट 0.7 10⁻³ तो आप कह सकते हो 0.7 10⁻³ क्या निकाल रहे हो आप, कैपेसिटेंस निकालते हो, कैपेसिटेंस यूनिट क्या होती है, फेराड। तो आप बताओगे दिस 10⁻³ होगे मिली फेराड। तो आपने क्या निकाल लिया, बताओ भाई, आपने क्या निकाल लिया, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ, किसकी कैपेसिटेंस होगी भाई ये, ठीक है, 0.7, या आप इसको और भी लिख सकते हो, क्या 7, इसको 10 और कर दो, 7 10⁻⁴ हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा सीधा सा बन रहा है। तो आपने यहाँ अर्थ की भी कैपेसिटेंस निकाल ली, ठीक है। तो आप इसकी मदद से आप किसी भी जो टर्म है, किसी भी सब्सटेंस की आप ऐसे कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। आई बात समझ में, तो ये सब मैंने आपको बताया। ओके, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा एब्रिवेटेड फॉर्म में हर चीज को एनालाइज के साथ में सारा पता। तो आज मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था। तो मैंने उसमें बताया था आपको कि चार्जेस को रखते हो, सॉरी ऐसे रखते हो, तो मैंने क्या बताया था, इधर पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव, इसकी वजह से क्या हो गया था, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो क्या हो गया था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी, इधर क्या हो गई थी, इंड्यूस हो गई थी। ये डिपेंड करता है कि ये कंडक्टर था या इंसुलेटर था। मैंने कंडक्टर के अंदर बताया था कि जितनी अप्लाइड की उतनी क्या हो जाती है, इंड्यूस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, नेट 0। इन केस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू द अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। उस केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि ई नेट 0 नहीं होती है, ई नेट ग्रेटर देन 0 ही रहती है। ओके, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस क्या होता है, बताया था किसी भी जगह, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंडक्टर में हम कितना चार्ज एक्युमुलेट, कितना चार्ज इकट्ठा कर सकते हैं, कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ये क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है भाई, इसका ये कैपेसिटेंस हो जाता है। और जो होल्ड करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर। और इसी कैपेसिटर की यूनिट क्या निकल के आई थी, इसकी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट फैराड, जो भी आप कन्वीनियंट लगे, ठीक है। और वो 1 फैराड इक्वल टू क्या बताया था मैंने, 1 कूलम्ब डिवाइड बाय 1 वोल्ट। 1 फैराड को आप डिफाइन कर सकते थे। फिर उसके बाद मैंने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, दोबारा आप देख सकते हो, ठीक है। और ऐसे मैंने ये बताया आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, जो कितना बन के आया था, C = 4πε0r। ओके, और इसमें मैंने बताया कि यदि मीडियम रखते हैं, इसके अंदर किसी स्फीयर के अंदर मीडियम रखते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। इस चीज को आप नोट कर लेना, ये चीज क्वेश्चन में पूछी जाती है कि व्हाट हैपेंस व्हेन स्फीयर या कोई भी है मीडियम, उस मीडियम की जगह यदि हम कोई दूसरा मीडियम यूज करते हैं हैविंग सर्टेन डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो क्या होता है। तो आप बताओगे हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ेगी जब आप एक एयर की जगह आप कोई दूसरा मीडियम यूज करते हो। कितने बढ़ेगी, इंक्रीज के टाइम्स। तो इस चीज को नोट कर लेना। कभी आप सोचो कैपेसिटेंस की घट जाएगी, कोई चीज अलग से डाल दी असर करेगी, इसमें कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ये बात ध्यान रखोगे इसके अंदर। और मैंने आपको बताया कि 1 फैराड इज ए बिग यूनिट, और मैंने बताया एग्जांपल के साथ में, क्योंकि 1 फैराड को होल्ड करने के लिए हमें जो बड़ा स्फीयर बनाना पड़ेगा वो रेडियस बहुत बड़ी होगी, इसलिए
1 फैराड इज नॉट प्रैक्टिकल यूनिट, इसके लिए हम पिको फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रेडियस है स्फीयर छोटी होगी तो वो प्रैक्टिकली बनाना भी आसान होता है। और इसमें मैंने आपको बताया कि अर्थ की कैपेसिटेंस क्या होती है, तो मैंने बताया आपको लगभग 0.7 मिली फैराड। ओके, आपको समझ में आया। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके।